जय हिंद दोस्तों। इससे पहले के वीडियो में हम चर्चा किए थे कि संविधान के भाग 5 में हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के किन किन विषयों को पढ़ेंगे। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति के अनुच्छेदों की और उसे याद करने का तरीका जो है उसकी। तो एक ट्रिक है, पकानी कोका दुयो दस मारी। यहाँ पकानी कोका दुयो दस मारी से यहाँ प से हो जाएगा राष्ट्रपति का पद और उस पद का से हो जाएगा कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है या समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। नी से हो जाएगा निर्वाचन, निर्वाचन में निर्वाचन मंडल की बात करेंगे। और को से हो जाएगा यहाँ पे कोटा या निर्वाचन प्रणाली की चर्चा करेंगे। हम कोटा की चर्चा करेंगे कि 50+1 वोट मतलब 50+1% वोट पाना जरूरी है। उसके बाद फिर का से हो जाएगा कार्यकाल और यहाँ 2 से हो जाएगा दोबारा जो चुनाव है उसके बारे में। उसके बाद यो से हो जाएगा योग्यता और यहाँ द से हो जाएगा दशाएं और स से हो जाएगा शपथ और उसके बाद फिर माँ से हो जाएगा महाभियोग और री से हो जाएगा राष्ट्रपति की पद रिक्ति। जब राष्ट्रपति का डेथ हो जाए या फिर उसने अपना जो है त्यागपत्र दे दिया हो उस दशा में या महाभियोग के दशा में जब पद खाली हो जाता है तो उसके लिए जो दशाएं उत्पन्न हैं उसके बारे में चर्चा है। आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उनकी। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है और यह बताया गया है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और वह सेना का सर्वोच्च अधिकारी भी होता है। अनुच्छेद 53 में चर्चा की गई है कार्यपालिका की जो समूची शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। और उसके बाद फिर अनुच्छेद 54 में बात किया गया है कि निर्वाचन जो है मतलब निर्वाचन मंडल क्या होगा, मतलब कौन कौन से सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। और उसके बाद फिर अनुच्छेद 55 में जो है निर्वाचन की पद्धति की या प्रणाली की चर्चा की गई है जिसमें हम कोटा की बात करते हैं कि 50+1 जो % जो वोट जो भी प्रत्याशी पाएगा वही जीतेगा। और उसके बाद अनुच्छेद 56 में कार्यकाल की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 57 में जो है वह पुनः चुनाव की चर्चा की गई है, दोबारा इलेक्शन की। और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति 35 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और उसमें लोकसभा सदस्य को चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। और अनुच्छेद 59 में जो है दशाएं की चर्चा की गई है, कौन कौन सी दशाएं हैं। उसके बाद फिर अनुच्छेद 60 में शपथ की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा की गई है, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है उसकी चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 62 में जो राष्ट्रपति की पद रिक्ति होती है अर्थात जब त्यागपत्र दे दे या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, महाभियोग लग जाए, उस दशा में जो राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन होगा। और इसी में जो है अगर हम पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति उत्तराधिकार नियम, उत्तराधिकार अधिनियम जो 1969 में आया था, 1969 में आया था जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई थी, उसकी भी चर्चा करेंगे। सुविधा के लिए हम राष्ट्रपति को कई टॉपिकों में बांटकर पढ़ेंगे जिससे हम आसानी से हर एक टॉपिक को समझ पाएंगे और उस पर जो प्रश्न बनेंगे उसको भी सॉल्व करेंगे आगे चलकर। तो हम पहले बात करते हैं राष्ट्रपति के पद की। अगर हम राष्ट्रपति के पद की चर्चा करें तो इसमें बताया गया है कि भारत का जो है राष्ट्रपति जो है वह जो भारत है उसका एक राष्ट्रपति होगा, इसकी चर्चा है। उसके बाद फिर है वह भारत का प्रथम नागरिक होगा। यह अनुच्छेद जो है 52 में बताया गया है इसके बारे में। अनुच्छेद 52 में इसके बारे में चर्चा की गई है। और जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। जो अनुच्छेद 53 है उसमें इसकी चर्चा की गई है कि जो कार्यपालिका की समूची शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी और वह भारतीय गणतंत्र का जो है प्रमुख होगा, जो भारतीय गणतंत्र है उसका प्रमुख होगा। और अगर हम बात करें आगे तो जैसे अगर भारत और ब्रिटेन और अमेरिका जो है उनमें राष्ट्रपति के पद हैं, अगर देखा जाए तो कैसे भिन्न हैं। तो अमेरिका की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का जो पद होता है वहाँ पे जो राष्ट्रपति है वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि अपने यहाँ जो है अगर देखेंगे तो पीएम जो है वास्तविक प्रमुख होता है और जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। और अगर उसके बाद हम चर्चा करें तो जो ब्रिटेन है उसमें क्या होता है कि जो राजा या रानी का पद है वह वंशानुगत होता है, लेकिन अपने यहाँ जो है राष्ट्रपति का जो पद होता है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुना जाता है। इसमें आप देखेंगे तो संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें विधानसभा तो विधानसभा जो इसमें दिल्ली और पुदुचेरी को भी शामिल कर लेते हैं, इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वही राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं।
और उसके बाद अगर हम बात करें तो वह जो राष्ट्रपति है वह सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। अगर देखेंगे तो मतलब प्रथम अधिकारी होता है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, उसके बाद अगर देखेंगे तो रक्षा मंत्री, उसके बाद फिर सीडीएस जिसे हम कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसके बाद जो अन्य सेना प्रमुख हैं उनकी बात की जाती है, जिसमें हम बात करेंगे तो थल सेना प्रमुख और उसके बाद फिर जल सेना प्रमुख और उसके बाद फिर वायु सेना प्रमुख। ये तीनों सेना प्रमुख आते हैं। एक किसके नीचे आते हैं तो सीडीएस के नीचे आते हैं, और सीडीएस के ऊपर कौन है तो रक्षा मंत्री है, और रक्षा मंत्री के ऊपर कौन है तो राष्ट्रपति है, अर्थात सर्वोच्च कमांडर कौन है तो राष्ट्रपति है। तो इतनी चीज़ों का हम चर्चा जो है वो टॉपिक नंबर 1 में कर लिए हैं। अब अगर हम टॉपिक नंबर 2 की चर्चा करें तो टॉपिक नंबर 2 में जो है हम देखेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की जाएगी। इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो निर्वाचन की जो प्रणाली है, प्रणाली की चर्चा करेंगे, और जो एक है वो हम चर्चा करेंगे कि निर्वाचक मंडल क्या होगा, निर्वाचक मंडल क्या होगा राष्ट्रपति का। तो अगर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो अनुच्छेद 54 में इसकी चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है कि निर्वाचक मंडल में जो है संसद और इधर विधानमंडल दोनों भाग लेते हैं। जिसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं अगर देखें तो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह भाग लेते हैं, और जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वह भाग लेते हैं। और 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है यह प्रावधान जोड़ा गया कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो सदस्य हैं वह भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। यहाँ पे दिल्ली और पुदुचेरी दोनों के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वह भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि मनोनीत सदस्य शामिल क्यों नहीं किए जा सकते, तो जिसके पीछे देखिए मुख्य रीज़न ये है कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को नियुक्त करता है, और अगर हम देखें तो जो राज्यसभा है, अब तो लोकसभा में और विधानसभा में अगर देखेंगे तो जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, एंग्लो इंडियन का प्रावधान ये समाप्त कर दिया गया है संविधान संशोधन के द्वारा। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो मनोनीत सदस्यों में कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति है उसकी अहम भूमिका रहती है। जैसे संसद में अगर हम देखें तो प्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और अगर हम विधानमंडल में देखेंगे तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को मनोनीत करता है और राज्यपाल सदस्यों को मनोनीत करता था। जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन, जो एक सदस्य एंग्लो इंडियन रहता था उसको कौन मनोनीत करता था तो राज्यपाल करता था। तो यहाँ डायरेक्ट रूप से कर रहा है, यहाँ उसका एक जो नियुक्त किया गया एक व्यक्ति है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो अगर देखेंगे तो मनोनीत सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के हमेशा जो है पक्ष में ही रहेंगे, इसलिए इसमें राष्ट्रपति जो है उसके निर्वाचन में हम जो मनोनीत सदस्य हैं उनको शामिल नहीं करते हैं। आगे हम अगर चर्चा करें तो जो विधान परिषद हैं उनके सदस्य क्यों नहीं शामिल किए जाते, तो उसमें मुख्य रीज़न है कि जो भारत है, अगर संपूर्ण भारत को आप देखेंगे तो संपूर्ण भारत में आपको सभी राज्य नहीं मिलेंगे जिनमें विधान परिषद हैं। केवल 6 राज्य मिलेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 6 राज्य हैं, जिनको याद करने का तरीका है आम बिकते यूपी में। अगर आप याद करेंगे आम बिकते यूपी में तो आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश यहाँ पे, उसके बाद म से हो जाएगा महाराष्ट्र, बी से हो जाएगा बिहार, क से हो जाएगा कर्नाटक और ते से हो जाएगा तेलंगाना, यूपी में से हो जाएगा यूपी में। तो यूपी, बिहार और उसका कर्नाटक, तेलंगाना और यहाँ पे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, 6 जो हैं स्टेट हैं जिनमें जो है प्रावधान है विधान परिषद का। तो इस तरीके से क्या है कि जब कम राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है, सभी राज्यों में नहीं है, इसलिए जो है विधान परिषद वाले जो सदस्य होते हैं उनको जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में है भाग नहीं लेने दिया जाता। अगर हम विधान परिषदों की जो सीट हैं उनकी बात करें तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है 100, आंध्र प्रदेश में 58, बिहार में 75, कर्नाटक में 75 और महाराष्ट्र में 78 और यहाँ तेलंगाना में सबसे कम 40 है। आगे हम चर्चा करते हैं जो मतमूल्य है, जो एक विधायक या एक सांसद का जो मतमूल्य होगा उसकी अगर हम चर्चा करें तो उसके लिए 2 फार्मूले भी आते हैं, आगे हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या है उसके आधार पर जो है विधायकों का मतमूल्य निर्धारित किया जाता है। और आप देखेंगे तो यूपी की जनसंख्या अधिक है, जहाँ गोवा की जनसंख्या कम है और सिक्किम की जनसंख्या कम है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो यूपी के जो विधायक होंगे उनके मतमूल्य अधिक होंगे, और जो गोवा के जो विधायक होंगे उनके मतमूल्य जो होंगे
कम होंगे। और इसमें जो जनसंख्या है वह लिया गया है 1971, जो 1971 का सेंसस हुआ था उस जनगणना को लिया गया है। और संसद के दोनों सदनों के जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं उनको, उनके जो सदस्य होते हैं उनके मतमूल्य जो होते हैं बराबर होते हैं आपस में। अब हम एक प्रश्न आता है कि 1971 का जनगणना का ही प्रयोग क्यों किया गया, जो 1971 था उसकी जनगणना का ही प्रयोग क्यों किया गया। तो इसके पीछे मुख्य रीजन था कि जब 1971 एक डिवाइडिंग लाइन थी, अगर देखेंगे आप 1971, इसमें अगर आप नॉर्थ इंडियन स्टेट देखेंगे और एक साउथ इंडियन स्टेट देखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी परिवर्तन नज़र आएगा। जो साउथ इंडियन स्टेट थे उन्होंने जो है अपनी जनसंख्या नियंत्रण पर कार्य किया था, जबकि नॉर्थ इंडियन स्टेट ने कोई भी जनसंख्या नियंत्रण पर कार्य नहीं किया था। और उसके बाद फिर अगर हम देखें तो यहाँ 2011 की जनगणना अगर लेते हैं तो नॉर्थ इंडियन जो स्टेट हैं उनकी प्रमुखता बढ़ जाएगी। अगर उनकी मत वैल्यू देखेंगे हम, मत वैल्यू, तो उनकी मत वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आप देखेंगे तो मत वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो इनका प्रभाव रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और ये दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रभाव को कम कर देंगे। इसलिए 1971 के जो जनगणना है उसे शामिल किया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। आगे हम बात करें सांसदों और विधायकों के मत मूल्य की, तो इसके लिए 2 फार्मूले हैं। अगर हम विधायकों के मत मूल्य की चर्चा करें तो इसमें हम चर्चा करते हैं कि एक विधायक जो है उसका मत मूल्य होगा जो उस राज्य की कुल जनसंख्या होगी, और उसे हम राज्य विधानसभा, उसमें जैसे कितने निर्वाचित सदस्य हैं तो उससे डिवाइड कर देंगे और उसके बाद फिर उसमें 1/1000 से गुणा कर देंगे। तो हमारा जो एक विधायक का मत मूल्य है, एक MLA, उसका जो है मत मूल्य आ जाएगा। इसमें अगर हम देखें कभी भी अगर जैसे दशमलव में आ गया, जैसे मान लीजिए इसे हम करते हैं 21 करोड़ यूपी की जनसंख्या है और उसका 403 विधायक हैं इसमें, तो इससे हम जब भाग देते हैं तो अगर मान लीजिए कभी भी कोई भी अगर दशमलव में आ गया, मान लीजिए 800 आया और 800.51 आ गया, तो इसे हम एक इसमें 801 कर देंगे मत में। और अगर यह 8.50 के बजाय 4 हो गया, 40, तो इसे हम काउंट नहीं करते और केवल मत मूल्य को 800 ही काउंट किया जाएगा। इस प्रकार से काउंट किया जाता है। और अगर हम सांसदों के मत मूल्य की बात करें तो सांसद का जो मत मूल्य होता है, एक सांसद का मत मूल्य, उसकी अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे जो सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य है उसे हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद फिर संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या जितनी है, जो निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य को छोड़ दिया जाए तो संसद के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं तो उनकी संख्या से इसे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद अगर हम देखेंगे जो भी आएगा वह मत मूल्य किसका होगा, तो एक सांसद का मत मूल्य होगा। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सांसद होते हैं उनके मत मूल्य आपस में बराबर होते हैं, जबकि अगर हम विधायकों और सांसदों की तुलना करें तो सांसदों के मत मूल्य अधिक होते हैं, इनके मत मूल्य अधिक होते हैं, और विधायकों के मत मूल्य कम होते हैं। आगे हम बात करते हैं जो वोट वैल्यू का फार्मूला है उसकी चर्चा करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे विधायक का पहले देख लेते हैं, तो एक विधायक का अगर मत मूल्य देखेंगे तो यूटी या फिर स्टेट में कुल आबादी कितनी है और उसमें विधानसभा में कुल कितने सदस्य चुने गए हैं उनकी जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे और 1/1000 से गुणा कर देंगे तो जनसंख्या आ जाएगी। अगर मान लें कि 1 लाख जनसंख्या है और 100 विधायक हैं उसके पास, तो अगर हम 1 लाख जनसंख्या ले लें, 100 विधायक ले लें और 1/1000 कर दें, तो अगर 1000 से 1000 कट जाएगा तो इसका मत मूल्य 1 आ जाएगा। यानी एक विधायक का मत मूल्य कितना होगा, तो 1 होगा। अभी अगर हम देखें कुल मिला के तो निर्वाचित विधायक कितने हैं, तो 4033 जो हैं वो निर्वाचित विधायक हैं और कुल निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य जो है वो 5,43,231 है। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है उसमें 87 विधानसभा सीटें थी, जिसे मतलब क्या होगा कि जम्मू कश्मीर का विघटन हो गया और अब इसमें विधानसभा इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो जो मत मूल्य है वो घट गया है इस समय। अब इस समय मत मूल्य जो है 5,43,000 हो गया है। पहले जो मत मूल्य हुआ करता था 5,49,000 हुआ करता था। और अगर हम सांसदों के मत मूल्य की बात करें तो जो सभी निर्वाचित विधायक हैं उनके कुल जो वैल्यू हैं उनकी हम उनको ऐड कर लेंगे, उसके बाद फिर जो सांसद हैं उनसे भाग दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर देखें हम निर्वाचित सांसद कितने हैं तो 776 हैं, और जो देश में विधायक कितने हैं
जो विधायकों का मत मूल्य है तो 5,43,231 है। इसमें देख लीजिए तो हम भाग दे देते हैं तो कटेगा तो लगभग 700 आएगा। तो एक सांसद का मत मूल्य जो होगा वो 700 होगा। तो 776 सांसदों का मत मूल्य कितना हो जाएगा, तो 5,43,200। अगर हम बात करें जो जम्मू कश्मीर पहले था, तो जम्मू कश्मीर जो पहले था तो 708 एक सांसद का मूल्य हुआ करता था, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर जब इस समय राज्य नहीं रहा है तो 700 इसका मत मूल्य रह गया है। आगे अगर हम टॉपिक की चर्चा करें तो जो निर्वाचन की पद्धति है, जो टॉपिक नंबर 2 में ही हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम निर्वाचन की जो निर्वाचक मंडल था उसकी चर्चा किए थे, तो निर्वाचन की पद्धति या प्रणाली की चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 55 में इसकी चर्चा की गई है, और यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा अप्रत्यक्ष होगा और आनुपातिक प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है उसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो इसमें अगर देखेंगे तो एक कोटा निर्धारित किया गया है कि जो अगर देखेंगे कुल वैध मत कितने हैं उसे बटा में 2 कर देंगे और उसे उसमें 1 जोड़ देंगे, तो उतना मत जो पाएगा, जैसे मान लीजिए 1000 मत है तो 1000 में बटे 2 कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, तो 501 मत जो भी पाएगा वही विजयी घोषित होगा। और इसमें अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व यही है कि अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, और इसमें 50% मत अधिक मत अनिवार्य हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के चुनाव, इन सब में 50% से अधिक मत अनिवार्य होते हैं। और उसके बाद हम एकल संक्रमणीय पद्धति की बात करें तो मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं, ए और बी और सी, और 1000 कुल मिला के मत है। तो 1000 मत हैं, तो अगर हम 1000 मतों को बांटें तो ये 450 मत पा गया, और ए पा गया हमारा 300 मत, तो यहाँ हो जाएगा 250 मत। तो 450 मत ए पा गया, और बी जो है वो 300 मत पा गया, और सी जो है 250 मत पा गया। तो यहाँ सबसे कम कौन है, तो यहाँ सी सबसे कम है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो अगला प्रेफरेंस है, वरीयता किसको दी गई है। तो अगला वरीयता अगर देखेंगे तो मान लीजिए इसमें सी वाले में जो ए है उसको कितने लोगों को वरीयता दी गई है, तो यहाँ पे मान लीजिए 150 लोगों को वरीयता दी गई है। और जो यहाँ पे बी है, बी को वरीयता कितने लोगों की दी गई है, तो 100 लोगों की वरीयता दी गई है। तो यहाँ पे ए को जो वोट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, और यहाँ का जो बी का वोट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ए में अगर हम 150 जोड़ दें तो हो जाएगा ये 4 1 500, 600 वोट हो जाएंगे, और अगर बी में हम जोड़ दें तो 100 वोट जोड़ेंगे तो 400 वोट हो जाएंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम है उसके तहत जो है वोट को ट्रांसफ़र किया गया है, और इसके तहत राष्ट्रपति 600 वोट पा गया है, जो 50+1 मतलब 501 से अधिक है। तो जो भी कैंडिडेट है ए वो विजयी घोषित होगा। अभी तक जो द्वितीय वरीयता की गणना है वो एक बार हुई है वर्ष 1969 में, जब वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे, क्योंकि उसी समय जो है अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर जो जाकिर हुसैन थे उनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन उनकी मृत्यु हो गई थी, जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो उनकी मृत्यु के बाद जो है पहले वीवी गिरी को जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे तो उस दौरान राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन इन्होंने अपना इस्तीफा अपने टेबल पर रख दिया, और उसके बाद फिर यह राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे, जिसके बाद यह है जो है द्वितीय वरीयता क्रम में गणना के बाद ये चुनाव जीते थे। तो वही सिस्टम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसे हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। और आगे हम अगर चर्चा करें टॉपिक 3 की, यहाँ टॉपिक 3 की चर्चा करें तो इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल और पुनः चुनाव, योग्यता आदि की चर्चा की गई है। अगर हम बात करें कार्यकाल की तो अनुच्छेद जो 56 है उसमें चर्चा की गई है, जिसमें पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक लेकिन दोबारा चुना जा सकता है। राष्ट्रपति जो है पद ग्रहण जिस दिन करेगा उस तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति को दोबारा चुना जा सकता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे या राष्ट्रपति के पद पर कार्य किए थे। अगर अनुच्छेद 57 की बात करें तो पुनः इलेक्शन की बात की गई है, जिसमें 2 बातें हैं आप देखेंगे। जब राष्ट्रपति पद पर हो तो राष्ट्रपति जब पद पे रहता है तो उस दौरान पद पे रहते ही उसका चुनाव करा लिया जाता है अगले राष्ट्रपति का, और अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा दे देता है या संसद द्वारा उसे हटाया जाता है महाभियोग द्वारा, तो वह 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। 6 माह के भीतर यहाँ चुनाव कराना आवश्यक होता है, और उस दौरान जो है उपराष्ट्रपति जो है वह पद पर बना रहता है। अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो जो हमारा CJI है सर्वोच्च न्यायालय का, वह पद पर बना रहेगा। वह भी अनुपस्थित है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है
सर्वोच्च न्यायालय का वह पद पर, राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता क्या है, तो राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि लोकसभा के सदस्य की निर्वाचन योग्यता क्यों, संसद के सदस्य के क्यों नहीं, तो हम देखेंगे कि संसद में दोनों प्रकार के सदस्य हैं, एक तो निर्वाचित सदस्य, एक मनोनीत सदस्य। जैसे राज्यसभा में अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति द्वारा सदस्य मनोनीत किया जाते हैं और उनके लिए जो है कुछ न कुछ विशेष योग्यता होनी चाहिए, जैसे विज्ञान में, साहित्य में विशेषज्ञ हो, तो इसलिए जो है लोकसभा को शामिल किया जाता है। आगे अगर हम चर्चा करें तो जो टॉपिक नंबर 4 है उसमें हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के शपथ की और महाभियोग की। अगर शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा अनुच्छेद 60 में की गई है, जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति गोपनीयता की शपथ नहीं लेता। यह प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति गोपनीयता की शपथ लेता है कि नहीं, तो राष्ट्रपति गोपनीयता की शपथ नहीं लेता है। और राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में की गई है। तो 61 में यह बताया गया है कि देखिए, अगर बात करें तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति विधि निर्माण के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत, उसके बाद लोकसभा को भंग भी कर सकता है और तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है, सर्वोच्च कमांडर जिसे हम कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो संविधान के अगर विपरीत ये कार्य करेगा, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर सभी संपूर्ण सेना को कंट्रोल कर लिया और उसके बाद फिर लोकसभा को भंग कर दिया और जो मंत्री हैं 6 महीने के लिए तो नियुक्त हो ही सकते हैं बिना इलेक्शन के, अपने सभी मंत्रियों को नियुक्त कर दिया, तो इस तरीके से जो होगा संविधान का उल्लंघन होगा। तो इस आधार पर अगर संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति करता है तो इसके आधार पर इम्पीचमेंट या फिर हम महाभियोग लगा सकते हैं। एक प्रश्न लगातार बनता है कि जो महाभियोग है वह अर्धन्यायिक प्रक्रिया कैसे है। तो अगर हम बात करें तो यह संविधान के उल्लंघन पर जो आरोप होता है उसके सिद्ध होने के बाद ही लगाया जाता है, और किसके द्वारा लगाया जाता है, तो संसद के द्वारा लगाया जाता है। तो यह न्याय स्वरूप में क्या होता है कि राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। लेकिन जो है अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रपति कोई संसद दंड, मतलब जो संसद है वह राष्ट्रपति को दंड नहीं दे सकता है, तो क्योंकि दंड देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है। तो यह क्या हो गई, अर्धन्यायिक प्रक्रिया हो गई, जिसके तहत राष्ट्रपति को पद से तो हटाया जाता है लेकिन कोई दंड नहीं दिया जाता है। आगे अगर हम चर्चा करें महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, तो महाभियोग की प्रक्रिया में देखिए 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप जिस सदन में लाया जाता है उसके लिए, दूसरा स्टेप है जिस सदन में आगे पारित किया जाता है उसके लिए। तो पहले सदन में जब लाया जाता है तो लिखित संकल्प या रिजोल्यूशन जिसे हम कहते हैं उसे मतलब कि सभा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे हम लोग हैं राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना पड़ेगा इसकी कि हम आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं। और जिस सदन में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है, जैसे लोकसभा में लाया जा रहा हो, तो उसके 1/4 सदस्य जो होंगे उनके हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पे जरूरी होंगे या संकल्प पे जरूरी होंगे। उसके बाद फिर वह सदस्य, जैसे लोकसभा में लाया गया तो वह सदस्य 2/3 बहुमत के साथ इस जो संकल्प है उसको पारित करेगा। और फिर यह दूसरा सदन है तो उसके बाद फिर राज्यसभा में मान लीजिए चला गया, तो राज्यसभा में चला गया तो दूसरे सदन में पहुंचने के बाद यह संकल्प जब पहुंचेगा तो दूसरा सदन सबसे पहले इसकी जांच करेगा, इसे पारित नहीं करेगा, सबसे पहले इसकी जांच करेगा। और इसमें राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार भी होगा, राष्ट्रपति अपने द्वारा या किसी अपने प्रतिनिधि के द्वारा अपना पक्ष रख सकता है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति को अगर दोषी पाया गया, अगर जाँच चली और दोषी पाया गया तो 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा दिया जाएगा और संवैधानिक उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को जो है पद से हटा दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें पदरिक्ति की, जो टॉपिक नंबर 5 है, तो पदरिक्ति की चर्चा करेंगे हम। तो इसमें अनुच्छेद 62 में इसकी चर्चा की गई है। तो इसमें देखिए कंडीशन ए है कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो या उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाए या उसने त्यागपत्र दे दिया हो, तो उस दशा में क्या होता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति के पद पर बैठता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति के पद पर बैठता है। लेकिन अगर जो CJI है वह भी अनुपस्थित होता है तो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वह पदभार संभालेगा। लेकिन वर्ष 1969 में एक संकट उत्पन्न हुआ जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो गया था, क्योंकि उस दौरान डॉक्टर हजाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिर तत्कालिक समय के जो उपराष्ट्रपति VV गिरी थे वो राष्ट्रपति बने, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा अपने टेबल पर रख दिया क्योंकि उस उपराष्ट्रपति उस समय कोई था नहीं। तो जिसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 बनाया गया, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसमें क्या होगा कि
और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, तो उसमें उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उनका पद ग्रहण करेगा। और उसके बाद फिर अगर यहाँ पे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी अगर अनुपस्थित है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वह पद ग्रहण करेगा। यह उत्तराधिकार अधिनियम जो 1969 था राष्ट्रपति का, उसमें बताया गया था। और उसके बाद फिर अगर हम राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा करें तो राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है अगर देखेंगे तो सामान्य शक्तियाँ, और अगर हम दूसरी शक्ति की बात करें तो आपातकालीन शक्तियाँ। यहाँ पे अगर हम सामान्य शक्तियों की बात करें तो कार्यपालिकी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वैधानिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैनिक शक्ति और कूटनीतिक शक्ति की चर्चा की गई है। जबकि अगर हम राष्ट्रीय जो आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक तंत्र की विफलता, वित्तीय आपातकाल आदि की चर्चा की गई है। आगे हम सबसे पहले बात करते हैं जो कार्यपालिकी शक्ति है राष्ट्रपति की, उसकी अगर चर्चा करें तो कार्यपालिकी शक्ति में बताया गया है कि अनुच्छेद 53 में कि संघ की समूची जो कार्यपालिकी शक्ति होते हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और उसके बाद फिर अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, किसकी सलाह पे, पीएम की, और उसका हेड कौन होगा तो प्रधानमंत्री होगा। और जो मंत्री होंगे ये व्यक्तिगत रूप से जो है ये किसके प्रति जिम्मेदार होंगे तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, और सामूहिक रूप से देखेंगे तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। जो भी मंत्री होंगे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर अनुच्छेद 77 में देखेंगे तो समस्त कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएंगे। जो भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएंगे, और जो इनकी जवाबदेही होगी वो राष्ट्रपति के प्रति होगी। उसके बाद अगर हम बात करें न्यायिक शक्ति की तो न्यायिक शक्तियाँ में 2 बात की गई है। एक क्षमादान की शक्ति है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 72 में की गई है, और एक है न्यायपालिका से सलाह मांगने की शक्ति राष्ट्रपति की, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 143 में की गई है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 172 की तो इसके अनुसार राष्ट्रपति को जो है 5 प्रकार के क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जिसमें अगर बात करें हम क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम, निलंबन का अधिकार प्राप्त है। अगर हम क्षमादान जिसे पार्डन कहते हैं उसकी बात करें तो इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी अगर आरोपी है या जिसे दंड दिया गया है तो उसके दंड को या आरोप को पूर्ण रूप से माफ़ कर दिया जाता है, जिसे हम क्षमादान या पार्डन कहते हैं। लघुकरण में क्या किया जाता है कि जो कम्यूटेशन है उसमें किया जाता है, दंड के प्रकार को बदल दिया जाता है। जैसे अगर फांसी की सज़ा है तो उम्र कैद दे दिया जाता है। और परिहार जो है जिसे हम रिमिशन कहते हैं उसके तहत दंड की अवधि को कम करना। जैसे अगर मान लीजिए कि 5 वर्ष की सज़ा है तो उसे और कम 1 वर्ष कर दें, या उम्र कैद की सज़ा है तो उसे 5 वर्ष कर दें, तो परिहार में रिमिशन में सज़ा की अवधि को कम किया जाता है, टाइम पीरियड को परिवर्तित किया जाता है। उसमें अगर हम बात करें विराम है जिसे हम रेस्पाइट कहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सज़ा को रोकना। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट महिला है तो हम क्या करेंगे सज़ा को उस दौरान रोक देंगे ताकि दोहरी सज़ा से बचा जा सके। मतलब क्या है कि उस बच्चे को भी सज़ा मिल जाएगी, तो इसलिए उसकी सज़ा को रोक दिया जाता है। और अगर हम बात करें निलंबन की जिससे हम कहते हैं रिप्रीव, तो इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वह अगर उसके पास कोई अनुरोध जाता है, जैसे अगर कोई याचिका जाती है तो उस दौरान जो है सज़ा का जो क्रियान्वयन है उसे रोक दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मृत्युदंड तय है और राष्ट्रपति के लिए वह अगर भेज दिया कि हमें माफ़ कर दीजिए दया याचिका, तो उस दौरान जो सज़ा है मतलब जो यहाँ पे मृत्युदंड है उसे रोक दिया जाएगा। अच्छा, एक बात और है कि दया याचिका होती है अगर वह लगातार 6 वर्ष या इससे अधिक समय तक लंबित रहती है तो मृत्युदंड जो होता है उसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है, क्योंकि जीवन का अधिकार सबको है। और अगर हम जीवन का अधिकार मतलब ये है कि अगर मृत्युदंड उसे हो गया है उसके बाद भी आप सज़ा दे रहे हैं तो ये तो गलत है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब 6 वर्ष से अधिक अगर सज़ा जो याचिका दया याचिका है वो लंबित हो जाती है तो उसे क्या होता है कि मृत्युदंड से आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजीव गांधी हत्याकांड के जो दोषी थे वो 2000 में दया याचिका लगाए थे। पहले तमिलनाडु के राज्यपाल के पास लगाया, उन्होंने खारिज कर दिया, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास लगाए तो 6 साल से अधिक लग गए और उन्होंने ना उसे खारिज किया ना उस पर कोई जवाब दिया। तो जिसके बाद क्या किया गया कि राजीव गांधी हत्याकांड के जो दोषी थे इन्हें मृत्युदंड से आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। आगे अगर हम चर्चा करें राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति के बाद 2 प्रकार की विधायी शक्तियाँ हैं। पहली तो वीटो शक्ति है जो अनुच्छेद 111 में आती है, अनुच्छेद 111 में आती है, और दूसरी जो है अध्यादेश की शक्ति जो अनुच्छेद 123 में आती है। तो अगर हम वीटो शक्ति की बात करें तो इसमें निरपेक्ष वीटो, उसके बाद फिर है निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो, 3 प्रकार के वीटो की बात की गई है। अगर पहले वीटो की बात करें तो पहले वीटो में एब्सोल्यूट वीटो जिसे हम कहते हैं निरपेक्ष वीटो। इसमें क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति जो है वह विधेयक को समाप्त कर देता है, जो विधेयक उसके पास जाता है सिग्नेचर के लिए उसे समाप्त कर देता है। और इसका सबसे पहले प्रयोग जो है
1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जो पेप्सू विधेयक था, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन के लिए, इसके लिए किया था। तो जो एकमात्र बार इसका प्रयोग किया भी गया है। उसके बाद फिर आता है निलंबनकारी वीटो, हम जिसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। तो जो विधायक हैं उन्हें जो विधेयक है, अगर देखें तो विधेयक को पुनः विचार के लिए भेजा जाता है, तो इसे हम कहते हैं सस्पेंशन वीटो या निलंबनकारी वीटो। लेकिन अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति की मजबूरी होती है कि इस पर हस्ताक्षर करे। और अगर तीसरे वीटो की बात करें तो जेबी वीटो है, जिसमें हम चर्चा करते हैं कि जो राष्ट्रपति है वह जो विधेयक है, यहाँ पे गलती हो गई थी थोड़ी सी, तो विधेयक है उसे अपने पास सुरक्षित रख लेता है, क्योंकि कितने दिन में विधेयक को जो है जवाब देना है, इसके बारे में कोई भी जो है संविधान में जो है चर्चा नहीं की गई है। तो अगर देखेंगे हम तो वो जो इसके लिए एक बार केवल जेबीवीटी का प्रयोग किया गया है। वर्ष 1986 में जो भारतीय डाकघर अधिनियम था, जो राजीव गांधी सरकार में आया था, उसमें जो है जेबीवीटी का प्रयोग राष्ट्रपति जी ने किया था। आगे हम बात करें जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, तो अध्यादेश जारी करने में जो अधिकार है वह आर्टिकल 1 to 3 123 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया। इसके लिए दो शर्तें हैं। अगर हम पहले शर्त की बात करें तो जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि विधि निर्माण तत्काल आवश्यक है तब कर सकता है, और दूसरा शर्त यह है जब संसद का दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो, तब क्या होगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसमें अगर हम देखें तो जब विधेयक यहाँ पे अध्यादेश जारी हो जाता है तो इसे क्या होगा, संसद की जो अगली बैठक होगी उसके 6 सप्ताह की अवधि के अंदर इसे पारित करना आवश्यक होता है। और व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो दो संसदों के बीच जो है, अगर जो सदन है तो इनके बीच का जो बैठक हो 6 महीने के अंतराल पे किया जाता है, मैक्सिमम 6 महीने। तो 6 महीने और 6 माह, जो 6 माह और 6 सप्ताह है, वो एक्चुअल रूप में व्यवहारिक रूप में इसका जो समय होता है। और अगर हम अध्यादेश की बात करें तो इसकी समस्या सबसे बड़ी यह है कि जो संसद में विधेयक पेश किया जाता है उस पर व्यापक चर्चा होती है, लेकिन जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है उस पर व्यापक चर्चा नहीं होती है। इसके बाद अगर हम बात करें जो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है, तो वित्तीय शक्ति की अगर हम चर्चा करें तो इसमें आप देखेंगे तो राष्ट्रपति को पहला है कि धन विधेयक जो होता है उसके संबंध में पूर्व अनुमति देनी होती है। उसके बाद फिर अगर देखेंगे जो वित्त है, जो वित्त मंत्री है, उसके माध्यम से लोकसभा में बजट प्रस्तुत कराया जाता है। और उसके बाद फिर जो कैग अपनी रिपोर्ट पेश करती है वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करती है, और राष्ट्रपति जो है संसद के समक्ष इसे प्रस्तुत करता है। और लोक लेखा निधि जो है, जिसे हम आकस्मिक निधि और आकस्मिक निधि है, उससे जो पैसे निकालने का अधिकार है वो किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। अगर हम राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियों की बात करें तो युद्ध एवं संधि की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और अगर हम कूटनीतिक शक्तियों की बात करें तो 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं। जैसे मान लीजिए विदेशी के राजदूत जो भारत में आएंगे तो वो जो है राष्ट्रपति को अपना परिचय देंगे, और उसके बाद फिर भारत के जो राजदूत होंगे या जो कॉमनवेल्थ नेशन में उच्चायुक्त होते हैं उन्हें जो नियुक्त करता है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद अगर हम चर्चा करें आपातकालीन शक्तियों की, जो दूसरा है, इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे सामान्य शक्तियों की, और यह है दूसरा जो है आपातकालीन शक्तियाँ। इसमें 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों की चर्चा की गई है, जिसमें हम राष्ट्रीय आपातकाल और स्टेट आपातकाल, जिसे हम संवैधानिक तंत्र की विफलता कहते हैं, और उसके बाद फिर वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल का चर्चा जो है अनुच्छेद 352 में की गई है, और इसमें बताया गया कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है इसे लगाया जाता है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, जिसमें क्या था कि पहले जो सशस्त्र विद्रोह था उसके जगह आंतरिक अशांति थी, तो आंतरिक अशांति को उसमें परिवर्तित कर दिया गया और सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। और उसके बाद फिर संवैधानिक तंत्र की विफलता अगर बात करें, अनुच्छेद 356 में चर्चा की गई है, जिसमें क्या है कि जब राज्य का शासन संवैधानिक रूप से ना संचालित हो रहा हो तो राज्यपाल जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जिसके आधार पर लगाया जाता है। और उसके बाद वित्तीय आपातकाल की बात करें तो यह तब लगाया जाता है जब आर्थिक साख या वित्तीय स्थायित्व पर खतरा हो, और यह कभी भी नहीं लगाया गया है, यह 100 से अधिक बार लगाया गया है, और यह मात्र 3 बार लगाया गया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आपातकाल जो है, अगर देखेंगे तो जो हमारा संघीय व्यवस्था है, जो संघीय शासन व्यवस्था है, यहाँ पे संघात्मक
संघात्मक शासन व्यवस्था है उसके स्वरूप को एकात्मक स्वरूप में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि जो संपूर्ण शक्तियाँ होती है वो केवल राष्ट्रपति में, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसमें निहित हो जाती हैं। और अगर आप संघात्मक शासन की बात करते हैं तो सभी जो स्टेट हैं उनके मुख्यमंत्रियों में जो व्यवस्था है, जो मतलब शक्ति है, वो वितरित रहती है। लेकिन जब आपातकाल लगता है तो संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें जो राष्ट्रपति का संबोधन है, तो संबोधन की बात करें तो संबोधन दो प्रकार से देखेंगे। तो वर्ष का प्रथम सत्र होता है तो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक होता है, उसमें राष्ट्रपति संबोधित करता है। और जो नवनिर्वाचित लोकसभा होती है उसके प्रथम संयुक्त अधिवेशन को जो है राष्ट्रपति संबोधित करता है। अगर हम भारत के राष्ट्रपतियों की बात करें तो जो 1950 से 2022 तक जो राष्ट्रपति हुए हैं अगर देखेंगे तो कुल मिला के जो हैं 15 राष्ट्रपति हुए हैं, जिसमें अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे 1962 से 1967 तक, और उसके बाद फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक, क्योंकि 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम लाया गया था। और उसके बाद फिर जो वीवी गिरी थे 1969 से 1974 तक चुने गए थे। इसके बीच में जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे उनकी भी चर्चा है, जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 1974 से 1970 तक वीवी गिरी नहीं थे, फखरुद्दीन अहमद अली थे। फखरुद्दीन अहमद अली, ये गलत है। तो 1974 से 1973 तक फखरुद्दीन अहमद अली थे। उसके बाद फिर नीलम संजीव रेड्डी 1970 से 1982 तक थे। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह थे जो प्रथम जो सिख राष्ट्रपति थे, तो 1982 से 1987 तक थे। उसके बाद फिर रामास्वामी वेंकटरमन 1987 से 1992 तक थे। जो उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे तो जो शंकर दयाल शर्मा थे 1992 से 1997 तक, और जो यहाँ नारायण जी थे वो 1997 से 2002 तक थे, जो क्या थे प्रथम यशस्वी राष्ट्रपति थे। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक थे। उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी जो 2007 से 2012 तक थी, जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और उसके बाद प्रणब मुखर्जी जी थे 2012-2017 तक, और रामनाथ कोविंद जी थे 2017 से 22 तक। और वर्तमान देखेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो प्रथम यष्टि हैं और प्रथम यष्टि महिला भी हैं। और उसके बाद अगर हम देखें अब तक मुस्लिम राष्ट्रपति कितने हुए, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी, फखरुद्दीन अली अहमद जी थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, और APJ अब्दुल कलाम जी थे जो एक वैज्ञानिक थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। और अब तक जो दलित राष्ट्रपति हुए हैं तो KR नारायण जी हुए हैं जो 2002 में हुए थे। और उसके बाद फिर अगर देखेंगे रामनाथ कोविंद जी को, तो अभी इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है। और अगर महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली थी, और दूसरी कौन थी तो द्रौपदी मुर्मू जी थी। और प्रथम जो जनजातीय महिला राष्ट्रपति हैं वो कौन है तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और जो प्रथम यष्टि राष्ट्रपति हैं वो कौन है तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और उसके बाद फिर जो दक्षिण भारत के थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, R वेंकटरमण, ये सब दक्षिण भारत से थे। और अगर हम देखें कौन से राष्ट्रपति कहाँ से थे, अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे तो बिहार के थे। अगर हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो तमिलनाडु से थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से थे। और वीवी गिरी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से थे। और फखरुद्दीन अहमद अली की बात करें तो ये दिल्ली से थे। और नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से थे। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें ज्ञानी जैल सिंह की तो ये पंजाब से थे और प्रथम सिख थे। और R वेंकटरमण जो थे वो तमिलनाडु से थे, यहाँ पे तमिलनाडु से। और उसके शंकर दयाल शर्मा जो हैं वो मध्य प्रदेश से थे। और उसके बाद फिर KR नारायण जो प्रथम यशस्वी थे वो कहाँ से थे तो केरल से थे। उसके बाद फिर APJ अब्दुल कलाम जो थे वो तमिलनाडु से थे। उसके बाद फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं वो महाराष्ट्र से थी। और प्रणब मुखर्जी जो थे वो पश्चिम बंगाल से थे। और रामनाथ कोविंद जी जो थे उत्तर प्रदेश से थे। और जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो कहाँ से थी तो उड़ीसा से थी। यहाँ से अगर हम देखेंगे, आप देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ से राष्ट्रपति चुने गए हैं तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु से 3 राष्ट्रपति चुने गए हैं। आगे हम बात करते हैं जो वो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, तो राधाकृष्णन जी जो थे वो राष्ट्रपति बने। उसके बाद फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी जी जो थे उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बने। R वेंकटरमण भी बाद में राष्ट्रपति बने। शंकर दयाल शर्मा जी बने। KR नारायण जी बने। और इसके साथ कुछ और डाटा दिए गए हैं जिन्हें आप आसानी से देख के पढ़ सकते हैं कि कितने ब्राह्मण थे, कायस्थ, ब्राह्मण, पठान, मुस्लिम जिन्हें कहते हैं। और उसके बाद फिर जो
अगर एससी देखेंगे तो एससी कौन कौन से थे, एसटी में अगर देखें आप तो जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो हो गई, प्रथम महिला कौन है तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हो गई। इस प्रकार से हमने राष्ट्रपति का जो टॉपिक है उसे कवर कर लिया है। और अब इसके बाद हम जो है राष्ट्रपति के ऊपर जितने भी प्रश्न बनेंगे उसे हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे जो टॉपिक एक प्रश्न अनेक। तो कल हम जो कार्यपालिका शक्ति है अगर देखेंगे अनुच्छेद 52, 53 इन पर जो है वो प्रश्न लेकर आएंगे। धन्यवाद।